दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जो बैंकॉक कोचिंग में 11 फरवरी को एसएससीजीएल का पेपर हुआ था उसको सोल्व करेंगे। 11 फरवरी को जो पेपर हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था एसएससीजीएल का, उसमें जो मैथ का पेपर है उसको हम सोल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 51 का था, 51 से लेकर 75 तक मैथ के क्वेश्चन थे। तो 51 का जो प्रश्न है वो क्या दे रखा है, निम्न जो पाई चार्ट है वो एक परिवार का विभिन्न मदों पर होने वाला मासिक व्यय दर्शाता है। एक परिवार है वो अपना पैसा कहाँ कहाँ खर्च करता है वो इसमें दर्शाया गया है। ये एक पाई चार्ट है और इसमें डिग्री में दर्शाया गया है। जैसे ये रेंट है, रेंट के ऊपर कितना है 60 डिग्री इतना खर्च करता है। बच्चों की एजुकेशन पे कितना करता है, चिल्ड्रन एजुकेशन 70 डिग्री है। फूड के ऊपर है 65 डिग्री, ये 50 डिग्री। ट्रांसपोर्ट पे सेविंग पर 40 डिग्री और मिसलेनियस विविधय 75 डिग्री। यानी इन्होंने बता रखा है कि किस किस के ऊपर कितना पैसा खर्च किया जाता है। फैमिली अर्निंग ये आपको दे रखी है। टोटल जो अर्निंग है फैमिली की, जो टोटल अर्निंग है वो आपको कितनी दे रखी है, टोटल जो अर्निंग है वो दे रखी है 1,08,000 रुपये। टोटल अर्निंग आपको दे रखी है 1,08,000 रुपये है। पूछा क्या है, द मनी स्पेंट ऑन मिसलेनियस एक्सपेंसेस, यानी जो मिसलेनियस पर कितना है 75 डिग्री है। विविध के ऊपर जो पैसा खर्च किया गया है वो कितना है 75 डिग्री है। ये डिग्री के अंदर है 75 डिग्री है। और क्या पूछा है इसमें, डिफरेंस पूछा है चिल्ड्रन एजुकेशन, बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों की एजुकेशन पे कितना 70 डिग्री है। यह आपको जो पाई चार्ट है डिग्री में दे रखा है। और इसमें पूछा कि विविध पे किया गया खर्च बच्चों पर किए गए खर्च से कितना अधिक है। तो विविध पे किया गया है 75 डिग्री, बच्चों की एजुकेशन पे क्या है 70 डिग्री। तो ऐसे डिफरेंस कितने का है 5 डिग्री का। यानी आपको अगर 1 डिग्री की वैल्यू पता चल जाए तो आप 5 डिग्री का मान निकालकर आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। टोटल आपको दे रखा है ये, और आपको पता है कि एक बिंदु के चारों ओर जो एंगल होता है वो कितने का होता है 360 का। यानी आप यहां से बोल सकते हैं कि 360 की जो वैल्यू डिग्री की वैल्यू है वो ये आपको दे रखी है। तो यहां से 1 डिग्री की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, इसमें 360 से डिवाइड कर देंगे 360 से, 1 0 से 1 0 कैंसिल है, तो इससे काटेंगे 36 गुणा 3 कितना होता है 108, तो यानी 300। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई इसमें, 1 डिग्री की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 300 रुपये। चाहिए कितने की 5 डिग्री की। 1 डिग्री बराबर 300, 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 से गुणा कर देंगे 1500। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला प्रश्न है, एक ऊर्ध्वाधर खंबा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार समतल जमीन पर स्थित है। यानी आपको क्या दे रखा है, वर्टिकल पोल दे रखा है और एक वर्टिकल टावर दे रखा है जमीन के ऊपर स्थित है। एक टावर है, एक पोल है, इस प्रकार स्थित है। खंबे के शीर्ष से मीनार के शिखर का यूनियन कोण है। अब देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट है, एलिवेशन एंगल है और एक अवनमन कोण होता है डिफरेंस वाला। तो ये कैसे कैसे निकालते हैं। एलिवेशन का मतलब होता है कि जहां पर आदमी खड़ा है उससे ऊपर की तरफ होगा। यूनियन कोण का मतलब होता है जहां पर जो आदमी ऑब्जर्व कर रहा है उससे ऊपर की साइड में होगा, और अवनमन वाला कहां होगा, वहां से नीचे की साइड में होगा। तो बोल रहा है इसमें खंबे के शीर्ष से, इसको मान लेते हैं पोल, ये तो हमारा क्या होगा पोल हो गया, और इधर वाला क्या हो जाएगा टावर, ये क्या हो जाएगा टावर है। तो खंबे के शीर्ष से, यहां से खंबे के शीर्ष से मीनार के शिखर का यूनियन कोण, तो मीनार का टावर यहां पर है, तो ये इसका शिखर, तो इसका जो एलिवेशन एंगल है, इसका जो एलिवेशन एंगल है वो कितने का है 60 डिग्री का। ये कितने का है 60 डिग्री का है। यहां पर हमेशा कितना बनता है 90 बनता है, तो ये एंगल कितने बचेगा 30 डिग्री का बचेगा। ये अगर एंगल 60 का है, ये 90 का होता है, ये कितने का होगा 30 का होगा। मीनार के तल का अवनमन कोण, यानी इसका जो डिप्रेशन एंगल है कहां से, इसी की बात कर रहा है, तो ये जो एंगल है वो कितने का है 30 डिग्री का। तो ये वाला जो एंगल आपको दे रखा है वो दे रखा है 30 डिग्री। ये यहीं से बात कर रहा है, इसी पॉइंट से बात कर रहा है। ये एलिवेशन एंगल हो गया, ये इसका अवनमन कोण हो गया। ये अगर 30 है तो ये ऑब्वियसली ये भी कितना होता है 30 डिग्री होगा। ये भी कितना होगा 30 ही होगा। ये अल्टरनेट एंगल बन जाते हैं, एकांतर कोण है। यदि मीनार की ऊंचाई 76 मीटर है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी टावर आपको कितना दे रखा है 76 मीटर का दे रखा है, तो आपको जो खंबा है जो पोल है इसका हाइट आपको निकालना है। आई होप सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप प्रश्न को पढ़े, इसमें क्या क्या बोल रहा है। आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है, टोटल इसका मान दे रखा है 76 है, ठीक है।
तो इसको हम मान लेते हैं, इसके अंदर हम मान लेते हैं पोल की जो हाइट है माना ही x है, इस पोल की जो हाइट है ये वाली, इस पोल की जो हाइट है वो कितनी है x है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, देखो ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और जब मैं आपको पढ़ा रहा था ज्योमेट्री में तो मैंने आपको बताया भी था, जैसे 30 है, ये है 90 है, ये 60 है, तो यहाँ पर रेशियो बनता है साइड का 1:√3:2। जो मैं ज्योमेट्री क्लास ले रहा हूँ उसमें मैंने आपको बताया भी था कि अगर एक समकोण त्रिभुज है उसमें एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है, तो उनके जो अपोजिट साइड होती है उनका रेशियो होता है 1:√3:2। ये 30 डिग्री के सामने, ये 60 डिग्री के सामने, ये 90 डिग्री के सामने। 30 डिग्री के सामने अगर x है तो बताओ 60 क्या होता है, इसका √3 गुना, तो इसका √3 गुना आ जाएगा, यह आ जाएगा √3x। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं। ये अगर x होगा तो ये √3x होगा, आपको निकालने की जरूरत भी नहीं है, tan थीटा बराबर इतना होगा, लंब लगाने की जरूरत भी नहीं है, आप ये डायरेक्ट इसमें याद रखो। ये होगा √3x, ये अगर √3x है तो ये भी कितना होगा √3x ही होगा, क्योंकि ये तो सेम ही रहेगा ना भाई, दो खंबे खड़े हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस ये वाली सेम ही रहेगी ऊपर भी। ये अगर √3x है तो ये भी कितना होगा √3x होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें ये √3x है तो ये भी √3x होगा। अब बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल की, ध्यान समझना, ये भी क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। अब ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 है, 30 के ऑपोजिट क्या है √3x। 30 के ऑपोजिट अगर √3x है तो 60 के ऑपोजिट क्या होगा, इसका √3 गुना, बताया था ना 1:√3:2। 60 वाला हमेशा इसका √3 गुना होता है, 90 वाला हमेशा इसका कितना होता है 2 गुना होता है। तो 30 के बराबर ये है तो 60 के बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3x का √3 गुना, क्योंकि 60 वाला हमेशा 30 का √3 गुना होता है। तो इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x। कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। ये वाले डिस्टेंस हमने कितनी मानी थी x, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है x ही होगी। अगर ये x है तो ये भी क्या होगी x ही होगी, क्योंकि ये लंबाई किसकी है पोल की लंबाई है। x यहां से हो गया, 3x यहां से होगा, टोटल कितना होगा 4x। और आपको टावर की जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है 76, तो x बराबर कितना हो जाएगा, भाग दे देंगे तो 19 गुणा 4 होता है 76। आपसे क्या पूछा है खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई हमने कितनी मानी थी x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19 तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट। जैसे जैसे दे रखा है इसमें वैसे वैसे आप लिखते जाओ। सबसे पहले एंगल बनाओ, एलिवेशन ऊपर होता है, डिप्रेशन वाला नीचे होता है, ऐसे एंगल बनाओगे। फिर ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 का। इसके अंदर ज्यादातर जो कॉन्सेप्ट बनते हैं वो बनते हैं एक तो 30 डिग्री वाला, 60 वाला और 90 वाला, या फिर 45, 90 वाला बनता है। फिर एक इसमें बनता है कि वो जैसे बेस से थोड़ा सा हट जाता है तो वहां पर भी 30 डिग्री, 60 डिग्री वाला बनता है, उसका रिलेशन होता है। जब कभी मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको उसको कैसे करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ, यानी किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचा गया है, सेलिंग प्राइस आपको ये दे रखा है और यहां पर प्रॉफिट होता है। उसी वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 832 में बेचा, यहां पर प्रॉफिट हुआ है, और 448 में बेचा तो यहां पर लॉस हुआ है। यहां पर क्या हुआ लॉस, और ये दोनों क्या है बराबर है। जब ऐसी कंडीशन होती है ना तो जो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं वो क्या होता है, इन दोनों का सम कर लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो कितना हो जाएगा सीपी बराबर हो जाएगा इसके अंदर, तो इसमें डिवाइड करें तो 640, यानी इसका जो क्रय मूल्य होगा 640 होगा। इसका क्रय मूल्य कितना होगा 640 होगा। अब ये है कि मैंने ऐसे क्यों किया, इसको जोड़कर 2 से भाग क्यों दिया, आप देख सकते हैं। देखिए इसमें 832 रुपए में बेच रहा है, ये क्या है एसपी है, सीपी मान लो एक्स मान लो, तो प्रॉफिट कितने का होता है, प्रॉफिट मान लो इसमें पी है, तो ये इसमें पी बराबर कितना होता है, प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस, यानी 832 माइनस क्रय मूल्य, ये होता है पी। और लॉस बराबर कितना होता है, लॉस बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस सेलिंग प्राइस। और इसमें कहा गया है कि लॉस व हानि दोनों क्या है, लाभ और हानि दोनों क्या है बराबर है। इन दोनों को जब इक्वल रखोगे तो सेम यही कंडीशन बनेगी, x इधर आएगा 2x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, x इधर आएगा, ये माइनस का इधर जाएगा, प्लस का आ जाएगा, सेम यही कंडीशन बनेगी। क्रय मूल्य कितना आएगा 640। तो यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य कितना है 640 है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। 640 की वस्तु है, 10 का हानि होगा तो कितने में बेचेगा 90 में बेचेगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल है, 9 गुणा 4 होता है 36, बचेगा कितना 3, यानी 576। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, 576 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवरों में रन रेट है वो केवल 7.2 था। 272 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवरों में कितने रन रेट की आवश्यकता है? पहले 10 ओवरों की बात करें, रन रेट कितनी है? देखो 10 ओवरों में रन रेट है 7.2। रन रेट का मतलब होता है प्रति ओवर, यानी एवरेज की बात कर रहा है। एवरेज का मतलब होता है एक का मान। तो अगर उसके रन रेट यानी एक ओवर में उसका कितना मान है 7.2 है, तो 10 में कितना हो जाएगा? 72 रन। देखो एवरेज का मतलब होता है एक का मान, ये रन रेट का मतलब होता है प्रति ओवर कितना रन बनाया। तो प्रति ओवर 7.2 रन बना रहा है, 10 ओवरों में कितना हो जाएगा? 72 रन हो जाएगा, 72 है। टोटल रन कितना बनाना है? 272 रन का लक्ष्य टारगेट है 272 का। तो आपने 272 में से आपने 72 रन तो बना लिए, तो बचे कितने? 200 रन बच गए आपके पास, यानी 200 रन अभी बचे हुए हैं। 10 ओवर खत्म हो चुके हैं, तो शेष ओवर कितने बचे? 40 है। और आपको क्या निकाला? औसत रन रेट। रन रेट बराबर कितना होता है? औसत बराबर होता है ना टोटल योग बट्टे टोटल संख्या। टोटल योग कितना है? 200 का। ओवर कितने बचे हैं? 40, तो कितना आ जाएगा? 5। यानी यहाँ पर रन रेट इसकी कितनी आ जाएगी? औसत 5 की आ जाएगी। सिंपल था बस, इसके अंदर ज़्यादा कुछ था नहीं। आगे प्रश्न में दे रखा है, ग्राफ दे रखा आपको। एक ग्राफ है 2014 से 2018 तक ए और बी प्रकार की कारों का ग्राफ दर्शाता है। अध्ययन करिए, इसमें क्या है? मिलियन में निर्यात को दर्शाता है। यह जो ग्राफ है 2014 से 2018 तक ए और बी दो प्रकार की कारें हैं। ये जो डायग्राम बता रखा है 2014 से लेकर 2018 तक, और दो प्रकार की कारें हैं। ये एक जो डायग्राम है वो ए का है, दूसरा किसका है? बी का, फिर ए का, फिर बी का। ये ए और बी के दो। और इसका क्या दिखा रखा है? निर्यात, यानी इसका जो एक्सपोर्ट दिखा रखा है उसका बता रखा है। एक्सपोर्ट के बारे में इसमें बता रखा है। प्रश्न पढ़ेंगे, समझ में आ गया इसमें क्या पूछा है। इसको आपको रीड करना है। इसमें प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न ये कह रहा है कि 2014 से 2017 में बी प्रकार की कारों का कुल निर्यात 2015 से 2018 में ए प्रकार की कारों के कुल निर्यात से कितना प्रतिशत अधिक है। प्रश्न ये कह रहा है कि 2014 से 2017 तक बी प्रकार की कार। तो इसमें आप देखते हैं सबसे पहले 2014 से 2017, 2014 ये रहा, और 2017 तक आपको लेना बी प्रकार की कार। बी कौन सा है? दूसरा है। 2014 में बी कितना है? 2014 में बी है 225। 2015 में बी कितना है? 250 प्लस 2016 में बी कितना है? 200, और 2017 में बी कितना है? 275। बी कौन सा है? दूसरे वाला है। तो यहां से टोटल हम निकालेंगे इसका कितना आ जाएगा। इसमें जैसे ये हो जाएगा ये 300, 500, 500, 700, 750। इसको जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 750 आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 200, 400, 500, 700, 950 होगा। इसमें 950 हो गई। तो आप इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 950। ये हो जाएगा 950। किसका है? ये है 2014 से 2017 तक बी प्रकार की कारों का कुल निर्यात है। आगे बता रहे हैं 2015 से 2018 तक ए प्रकार की। तो इसमें 2015 से 2018 यानी यहां से लेकर आपको यहां तक है ए प्रकार का देखना है। तो ए कौन सा है? पहले वाला। तो सबसे पहले यहां पर कितना है? 150 है। फिर इसमें कितना है? 2016 में ये 275 है। फिर इसमें 175, और आगे दे रखा है 300। ये हो गया दूसरा आपका। इसमें टोटल इक्वल कितना है? इसमें देखिए एक, ये हो गया 900। तो ये तो है 250, और दूसरा कितना है? 900। और आपसे पूछा है कितना अधिक है, बताओ ये 950 कितना अधिक है? 50 अधिक है। और परसेंटेज में आपसे पूछा है, इसका मान आया था 950, इसका मान है 900। ये कितना अधिक है? इससे 50 अधिक है। और परसेंटेज में पूछा है तो कितना अधिक है? 50। और किससे अधिक है? 900 से अधिक है। और गुणा कर देते 100% से। 2 0 से 2 0 कैंसिल है। तो इसमें आंसर ये 50/9 आएगा। इसमें आंसर किस में दे रखा है? अच्छा, ये यहाँ पर देखो 50/9 है, तो 45 यानी 5.55 आएगा। 5.6 लिख सकते हैं इसको, 5.6। दशमलव के एक स्थान तक सही है, तो 5.6 इसका आंसर आ जाएगा। ये भी एक अगले प्रश्न का क्या दे रखा है? अच्छा, दिया गया हिस्टोग्राम एक कारखाने में श्रमिकों के दैनिक पारिश्रमिक को दर्शाता है। ये जो आपको डायग्राम दे रखा है, ये कारखाने में जो श्रमिक काम करते हैं उनके दैनिक वेतन को दर्शाता है।
हिस्टोग्राम का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का आंसर दीजिए। तो इसमें 150 से 160 ये दे रखा है, 160 से 170 दे रखा है, 170 से 180, ऐसे आपको कुछ वैल्यूज दे रखे हैं वेजेज इन रुपीज। यानी ये क्या है, ये इनकी मजदूरी है। ये नीचे वाला जो दे रखा है ना, ये मजदूरी है। और यहाँ पर संख्या दे रखी है इनकी, 150 से 160 तक कितने कमाते हैं, 160 से 170 कितने कमाते हैं। पहले पर्सन पढ़ते हैं, उसके बाद में इसको पढ़ेंगे। रुपये 180 से कम दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की संख्या रुपये 190 से अधिक दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की संख्या का कितना प्रतिशत है। ये कह रहा है कि ऐसे श्रमिक जो 180 से कम कमाते हैं और जो 190 से अधिक कमाते हैं, उनके बीच में इन्होंने प्रतिशत पूछा उनका। तो सबसे पहले 180 से कम है। ये देखो, ये वाला जो है ना, ये वाला, ये 180 से 190 वाला है, तो इसको तो आपको छेड़ना ही नहीं। 180 से कम कौन सा होगा, ये वाला होगा। 180 से कम कौन सा है, इधर वाला। इधर कितना है, 55 है, प्लस इधर कितना है, ये 80 है, और ये 108 है। तो 180 से कम वाले कितने हो गए, ये कितना हो जाएगा, 243। इसको जब ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 243 है। ये कौन से 180 से कम है। आगे क्या पूछा इसमें, 190 से अधिक। तो 190 से अधिक वाले कौन से आ जाएंगे इसमें, ये वाला है 190 से, ये वाला, क्योंकि इससे पहले वाला तो क्या 190 से कम है, तो यहां से आपको देखना है। ये 190 से अधिक वाले हैं, तो इसमें 150 ये रहा, फिर आगे 105 और प्लस 70 है। तो ये हो गए 190 से अधिक वाले। तो कितना हो जाएगा इसमें, 325। ये हो जाएगा 325। और क्या पूछा है इसके अंदर, इसे पूछा है 180 से कम दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की संख्या 190 से अधिक वाले श्रमिकों की संख्या से कितना प्रतिशत है। यानी इसका प्रतिशत आपसे 190 वालों का प्रतिशत आपसे पूछा है। तो 180 वाले कितने हैं, 243 है, और 190 ये कितने, 325 है। इसका आपसे प्रतिशत इसमें पूछा है। 190 वाले के सापेक्ष पूछा है, तो ये 190 से अधिक वाले हैं, तो इसके सापेक्ष आपसे पूछा है। तो इसमें 25 से काटेंगे, 25 से तो हो जाएगा 4, और 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25, और 25 गुणा 3 हो जाएगा 75, ये 13। तो 13 से कटता है आगे, 13 से आगे नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा ये 4 12 1 972 बटे 13। 13 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 7 91 62, 13 चौक 52, ये 74 पॉइंट कुछ आएगा इसमें। तो इसमें दे रखा है 74.8, यानी इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 74.8 है। आगे है 57 का, एक्स वाई और जेड एक काम को क्रम से 46 दिन 92 दिन और 23 दिन में पूरा करते हैं। आपको दे रखा है कि एक्स है, वाई है और जेड है, ये किसी काम को 46 दिन में 92 दिन में और 23 दिन में पूरा करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 92, यानी टोटल काम कितना हो गया, 92 यूनिट हो गया। तो फिर इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। क्षमता बराबर कितना होता है, टोटल वर्क बटे लिया गया टाइम। तो 92 में भाग देंगे 46 का, तो कितना आ जाएगा, 2 यूनिट, यह आ जाएगा 1 यूनिट, यह हो जाएगा 4 यूनिट है। अब आपके पास में एक्स वाई और जेड की क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई है। एक्स ने काम शुरू किया, यानी पहले दिन से एक्स ने काम शुरू कर दिया है। वाई 2 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ जाता है। यदि जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद आता है, तो एक्स ने कितने दिन तक काम किया है। इसको कैसे करेंगे, आपके पास सबसे पहले एफिशिएंसी आ गई है। अब इसे बोला गया है कि एक्स तो है वो शुरुआत से लेकर लास्ट तक काम करता है, वाई है वो 2 दिन बाद आता है, यानी वाई है वो 2 दिन तक काम नहीं करता है। जेड है वो 8 दिन बाद में आता है, यानी जेड है वो 8 दिन तक काम नहीं करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको इक्वल लेकर आएंगे। अगर ऐसे प्रश्नों को सोल्व करना है, सबसे पहले आप इसको इक्वल लेकर आओ। तो यहां पर एक्स तो है वो 8 दिन तक काम करेगा, और वाई है वो 2 दिन काम नहीं करेगा, तो वाई कितने दिन काम करेगा, 6 दिन काम करेगा। और जेड है वो यहां तक कोई भी काम नहीं करेगा, क्योंकि जेड है वो 8 दिन बाद में आ रहा है। तो एक्स है वो 1 दिन में कितना करता है, 2 यूनिट, तो 8 दिन में कितना करेगा, 16 यूनिट करेगा। वाई है 1 दिन में करता है 1 यूनिट, तो 6 दिन में कितना करेगा, 6, तो कितना हो जाएगा
22 यूनिट, तो ये हो जाएगा ये 22 यूनिट है, यानी 8 दिन तक 22 यूनिट काम हो चुका है। तो शेष कितना बचा, जो रिमेनिंग जो वर्क है वो कितना बचा, शेष कार्य वो है जो बचा वो कितना करेंगे, 92 में से माइनस कर देंगे 22, तो कितना आ जाएगा 70 यूनिट आ जाएगा। यानी आपके पास में अभी 8 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, 8 दिन के अंदर 22 यूनिट काम हुआ है, शेष काम कितना बचा, टोटल में से 22 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। अब तीनों काम करेंगे, अब यहां पर जेड भी आ गया है, वाई भी है और एक्स भी है, तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट करते हैं, 7 यूनिट करते हैं। एक दिन में 7 यूनिट करते हैं तो 70 यूनिट कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में करेंगे। तो इसका मतलब 10 दिन काम यहां पर चला, 8 दिन यहां पर चला, तो टोटल ए ने कितने दिन काम किया, 18 दिन काम किया। ए ने कितने दिन काम किया, 18 दिन काम किया। अगर आपसे वाई का पूछे तो वाई ने देखो 6 दिन तो यहां किया, 10 ये किया, 16 दिन किया। जेड का पूछे तो जेड ने 8 तो यहां किया ही नहीं, जेड तो 10 दिन काम किया है बस। तो इसका आंसर हो गया है 58 का। ये भी एक डीआई है। निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बार ग्राफ है 2014 से 2018 तक ए और बी प्रकार की कारों के निर्यात को दर्शाता है। 2014 से 2018 तक जो ए और बी दो प्रकार की जो कार है उनके एक्सपोर्ट को दर्शाता है। पहले वाला ए का होगा, दूसरा होगा बी का। ये ए का है, ये फिर बी का है। तो इसमें क्या पूछा है, किस वर्ष में ए प्रकार की कारों का निर्यात 5 वर्षों में बी प्रकार की कारों के औसत निर्यात रुपए से 55 मिलियन कम था। प्रश्न क्या है कि किस वर्ष ए प्रकार की कारों का निर्यात है वो 5 वर्ष में बी प्रकार की कारों के औसत निर्यात से 55 मिलियन कम था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बी प्रकार की जो कार है उनका औसत निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। उस एवरेज में से माइनस कर देंगे कितना, 55 मिलियन, और जो आपका आंसर होगा वो फिर ए वाले से मैच करेंगे। तो इसमें देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, बी का एवरेज निकालना है 5 सालों के अंदर। तो बी का जो एवरेज है 5 सालों में कितना आएगा, बी का यहां पर मान कितना है 200, सबसे पहले 225 है, उसके बाद में कितना है, दूसरे में 250 है, फिर है 200, उसके बाद में कितना है 275 है, फिर है 325। यानी इन 5 साल में बी का जो एवरेज है, एवरेज बराबर कितना होता है, कुल योग बटे टोटल संख्या। टोटल संख्या कितनी है 5। सबसे पहले इनका सम करते हैं हम, तो कितना हो जाएगा इसमें 1 3 1275, कितना हो जाएगा 1275 है, और इसको भाग दे देंगे 5 से, क्योंकि आपको क्या निकालना है, इसका औसत निकालना है। उसमें औसत ही दे रखा ना, तो इसको 5 से जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 255 आ जाएगा। इसमें 255 है, और उससे कितना कम होना चाहिए, यानी उसके एवरेज से 55 कम होना चाहिए। 255 में से माइनस कर देते हैं 55 कितना आ जाएगा 200। तो ए का ऐसा मान देखो जिसमें 200 वैल्यू दे रखी हो, ए का मान 200 होना चाहिए। तो 2014 में रहा, यानी 2014 में जो ए का मान था वो कितना था 200 था, और यहां से भी कितना है 200 है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 2014, ये ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। बस ऐसे प्रश्नों में क्या है कि लैंग्वेज होती है। अगला प्रश्न है, एक कार पहले 275 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। एक कार है वो 275 किलोमीटर चलती है 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और 315 किलोमीटर चलती है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करें। औसत चाल बराबर कितना होता है, कुल दूरी टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, कितना समय लिया गया है। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 275, तो देखो यहां से हो गई, और इसमें 315 ये हो गई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। टोटल टाइम, अब इसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी कितनी तय कर रहा है 275, तो 275 किलोमीटर तय करने के लिए कितना समय लेगा, ये आपने लिख दिया यहाँ पर, डिस्टेंस बटे में उसकी स्पीड, और 315 किलोमीटर तय करने में कितना समय मिलेगा, ये आपने यहां पर इसमें रख दिया। बस इसको अब क्या करना है, सिंपली सोल्व करना है। तो इसको आप सिंपल फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं इसमें, 5 से काट कर, इसको 5 से काटोगे तो ये, और 5 से काटोगे तो 14 है, 7 से काटोगे तो 9, 7 से काटोगे 2, तो इसका मान कितना आएगा 9/2 आ गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 9/2। इसको आप काटोगे तो 25 से काटोगे 2, 25 से काटोगे तो
1 और फिर ये 11/2, इसका मान कितना आ गया 11/2 आ गया। ये 11/2 है, 9/2 है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब ऊपर वालों को जोड़ दो आप, 590 और 10 से भाग दो तो 59, यानी इसका जो एवरेज आ गया वो 59 आ गया 59। बस सिंपली आपको जो फॉर्मूला था वही रखना था और कैलकुलेशन थी इसके अंदर, थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना था। प्रश्न नंबर 60 का हुआ है cos a माइनस बी की वैल्यू आपको दे रखी है √3/2। आपको दे रखा है cos a माइनस बी का जो मान है वो है √3/2। अब आपको पता होना चाहिए cos के अंदर √3/2 मान किसका होता है 30 डिग्री का होता है। तो यानी यहां पर जो वैल्यू है a माइनस बी, इसका मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। और आपको दे रखा है sec a का मान है 2, sec a का मान है 2, तो a की वैल्यू क्या होगी भाई, sec के अंदर इसका मान किसका होता है देखिए sec को आप क्या लिख सकते हैं cos, और cos में 1/2 है, और ये किसकी वैल्यू होती है cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो a का मान कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। आपसे किसका मान पूछा है, इसमें b का मान पूछा है। a बराबर है कितना है 60 है, तो 60 माइनस b बराबर कितना है 30 है, तो यहाँ से b का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। यानी b की वैल्यू आपसे पूछी थी वो कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि cos में 30 डिग्री का मान कितना होता है, 45 का कितना होता है। अगर आपको ये पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। एक मिश्र धातु में 40% चांदी और 30% तांबा और 30% निकिल है, और 25 किलो मिश्र धातु में कितनी किलो सिल्वर चांदी मिश्रित की जानी चाहिए ताकि नए मिश्र धातु में 50% चांदी हो। इसका एक तरीका तो एलिगेशन से आप कर सकते हैं। देखिए इसमें सिल्वर आपको ऐड करना है, आपको ऐड क्या करना है सिल्वर ऐड करना है, चांदी ऐड करना है आपको। तो आप सबसे पहले इसको एलिगेशन से कर सकते हैं। चांदी आपको इसमें ऐड करना है। पहले बताओ चांदी पहले था कितना, चांदी है सॉरी 40 पहले चांदी थी, सिल्वर थी, इसमें 40%। फिर मिलाना क्या है, मिलाना आपको इसमें चांदी ही मिलाना है। तो जो चीज़ पहले मौजूद होती है और सेम चीज़ मिलाई जाती है तो यहाँ पर 100 लिखा जाता है। चांदी इसमें पहले कितनी थी 40%, फिर आपको इसमें चांदी ही मिलानी है, सिल्वर ही मिलाना है, तो यहाँ पर 100% लिखेंगे। और ये कह रहा है कि इसका जो लास्ट में मिश्रण होगा उसमें 50% चांदी होनी चाहिए। तो आप यहाँ से निकालेंगे 100 में से माइनस करेंगे 50 तो कितना आ जाएगा 50, और 50 में से माइनस करेंगे 40 कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ से जो रेशियो आएगा इसका वो कितना आएगा, वो आएगा 5:1। 5:1। ये कौन सा है जो मिलाया गया है, ये वाला जो पोर्शन है वो कौन सा है जो मिलाया गया है, ये वाला कौन सा है जो पहले था, ये कौन सा है जो पहले था। पहले टोटल मान कितना था 25, ये देखो टोटल देगा 25 kg, यानी 5 बराबर कितना है 25, किससे गुणा किया 5 से गुणा किया। तो यहाँ भी 1 को भी किससे गुणा कर दोगे 5 से, तो यानी 5। इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। यानी इसमें कितना मिलाना आपको, इसमें आपको 5 kg मिलाना है, 5 kg आपको इसमें मिलाना है। जो दे रखा था वो लिखा, मिक्स क्या करना है, अगर सेम ही चीज मिक्स करनी है तो 100 लिखो, अदरवाइज 0 लिखो। लास्ट में होना कितना चाहिए 50 होना चाहिए। यहां से रेशियो निकाल लेंगे। ये भाग वो है जो मिलाया जा रहा है, ये भाग वो है जो पहले मौजूद था। पहले कितना था 25 था, तो यानी यहां पर पहले कितना है 5, तो 5 बराबर 25 गुणा किया किससे 5 से, तो 1 को भी गुणा कर दो 5 से, तो 5 kg आपने मिलाया। ये था एलिगेशन मेथड है। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहो तो आप बेसिक से भी कर सकते हो, मैं आपको इसको बेसिक से ही बता सकता हूं। देखिए इसमें दे रखा है 25 kg है, तो पहले कितना था 25 kg था। ये कह रहा है कि 25 kg में कितना मिलाया जाए, इसका मतलब पहले कितना 25 kg है और चांदी कितना था 40%, तो 25 kg का 40% कितना होता है 10 kg। इसका मतलब जो पहले चांदी थी वो कितनी थी 10 kg थी। फिर इसमें कितना मिलाया जाए, हम 10 kg के अंदर x मिला देते हैं, माना कितना मिलाते हैं x मिलाते हैं। फिर बोल रहा है कि ये मिश्र धातु का 50% होना चाहिए। पहले मिश्र धातु कितनी, पहले मिश्र धातु थी 25, उसमें x और मिला दिया, अब टोटल मिश्रण होगा ये, और ये इसका कितना होना चाहिए 50% होना चाहिए। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी वो मिश्रण का 50% होगी। इसकी वैल्यू जो होगी किसका होगी, मिश्रण का 50%। तो यानी 50% यानी 50/100, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 + 2x बराबर हो जाएगा
25 प्लस एक्स, तो इधर x बराबर 25 में से माइनस करेंगे 20 तो 5, यानी यहां से भी मान कितना आ रहा है 5 kg आ रहा है, और आप एलिगेशन से करना चाहो तो भी कर सकते हैं। आगे है उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेमी है। ये तो सिंपल सा है, आपको मैंने ये ज्योमेट्री में बताया भी था, ज्योमेट्री के सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप उसमें देख सकते हैं। अगर इसकी साइड x है, अगर इसकी साइड x है, इसकी साइड x है, तो आपसे हाइट पूछे तो √3/2 इंटू x है, और यहाँ पर x क्या है, भुजा है, तो प्रत्येक भुजा कितनी है इसकी 8 है, तो काटोगे तो आ जाएगा 4√3, ये हो जाएगा 4√3, ये इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 63 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यह आपको एक समीकरण दे रखा है, इसका आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। सिंपली है, बोर्ड मास का नियम आपने पढ़ा होगा, देखो 980 दे रखा है इसमें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें डिवाइड दे रखा है, तो 980 डिवाइड करना है किससे, 35 से 35, फिर मल्टीप्लाई करना है 16 से, प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास में आपने पढ़ा होगा ना, सबसे पहले डिवाइड, इसमें डिवाइड करेंगे, फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वही आपको करना है। तो यहाँ से इसको डिवाइड कर सकते हैं आप 7 से काटेंगे तो 14 गुणा 7 होता है 18 में, तो ये आ गया। 7 से काटोगे तो 5 से काटोगे तो ये 28, तो यहाँ से हो जाएगा 28 गुणा 16 प्लस 4 माइनस 2 गुणा 2 4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास में कितना बचेगा, सिर्फ यही बचेगा। 16 गुणा 8 कितना होता है, 128, बचेगा कितना 12, 32 और 448, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। 64 का, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% की और 10% की कमी की गई। 8% की वृद्धि की गई, 10% की कमी की गई, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। इसमें जो सक्सेसिव मेथड होता है, ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने का सबसे बेस्ट जो तरीका हुआ है सक्सेसिव मेथड। अगर आपको जो परसेंट दे रखा है वो अगर इंटीजर है, पूर्णांक है, तो चाहे आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करो, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस की बात करो, चाहे डिस्काउंट की बात करो, या फिर आप ऐसे वाले जो पर्सन है परसेंटेज वाले, इनकी बात करो, सक्सेसिव मेथड से आप कर सकते हो। सक्सेसिव मेथड क्या करता है, जैसे एक x और y दो वेरिएबल्स हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई अपन ये। सबसे पहले बोल रहा है 8% की वृद्धि, तो x बराबर कितना है 8 प्लस का, 10% की कमी, तो y बराबर तो हो जाएगा माइनस का 10, x बराबर हो जाएगा प्लस का 8, तो y बराबर माइनस का 10 प्लस x का मान है 8, y का मान है माइनस का 10/100। सक्सेसिव मेथड से आप कर सकते हैं। यहाँ से कितना आएगा माइनस का 2, और यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल है, तो 10 में भाग देंगे तो माइनस का 0.8, तो हो जाएगा माइनस का 2.8, यानी 2.8 ही क्या होगी, कमी होगी, डिक्रीज बाय 2.8। सक्सेसिव मेथड से आप इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 65 का, 500 से 650 तक दोनों को सम्मिलित करते हुए ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है। प्रश्न क्या कर रहा है कि आपको 500 से लेकर, ये बता रहे हैं इसमें 500 से लेकर 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 3 से विभाजित है ना ही 7 से विभाजित है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, और दोनों को शामिल करना है, दोनों को आपको शामिल करना है, 500 को भी शामिल करना है और 650 को भी आपको इसमें शामिल करना है। तो सबसे पहले ये देखिए टोटल संख्या कितनी है, 500 से लेकर 650 तक टोटल संख्या कितनी होंगी, 150 तो ये होगी, और 151 भी, 500 तो 151, टोटल संख्या कितनी है 151 है। क्योंकि देखो ये 500 है, 650 है, 150 तो ये हो गई, 150 तो ये हो गई ऊपर आगे वाली, फिर एक 500 खुद भी तो है, दोनों को शामिल करना है। तो ये एक चीज़ तो ये पता चल गई, टोटल संख्या कितनी है 151 है, 151 है। अब ये बोल रहा है कि 3 और 7 से विभाजित नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या निकालेंगे जो 3 और 7 से विभाजित है। अगर आपको ये पता चल जाए कि 3 व 7 से विभाजित संख्या इतनी है, फिर टोटल में से माइनस कर देंगे, फिर वो आ जाएगा जो विभाजित नहीं है। तो कैसे करेंगे, आपको ये चाहिए 500 से 650 तक। सबसे पहले आपको ये निकालना है कि 1 से लेकर 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित है। 1 से लेकर 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं। तो इसका तरीका क्या होता है, 650 में भाग दे देंगे इसका 3 का। आपको जिसी भी संख्या का अगर आपको निकालना मल्टीपल, या फिर कितने इसके मल्टीपल होंगे, कितने इसके मल्टीपल की बात करें, या फिर कितनी संख्या ऐसी होंगी जो इससे विभाजित होंगी, तो उसी संख्या से डिवाइड कर देते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6 और ये 216।
ऐसी कितनी संख्या है? 216। कहाँ से? 1 से लेकर 650 तक, 1 से लेकर 650 तक 216 संख्याएं हैं। लेकिन आपको चाहिए कहाँ तक? 1 से लेकर ये 500 से लेकर 650 तक। तो क्या करेंगे? 1 से लेकर 499 की निकाल देंगे, यानी वो संख्या है जो 1 से लेकर 499 तक है और 3 से विभाजित है, वो माइनस कर देंगे। फिर आपके पास बचेगा क्या? केवल 500 से लेकर 650 वाला बचेगा। तो इस टोटल में से माइनस कर देंगे ये वाला, तो आपके पास में क्या बचेगा? 500 से लेकर 650 वाला। तो 499 में भाग देंगे किसका? 3 का। तो कितना आएगा? 16 48 19, तो 6 18, 166 है। तो यहाँ से आ गए 166 है। तो ये तो 216 है और ये कितने? 166 है। डिफरेंस कितने का आएगा? 50 का। यानी आपके पास में 50 संख्याएं ऐसी हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कितनी आई? 50 संख्याएं हैं, वो किससे विभाजित है? 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ से आपने इसमें ये निकाल लिया, 50 संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं। अब ऐसे क्या करेंगे? 7 वाला निकालेंगे। जैसे हमने ये निकाला है, ऐसे क्या निकालेंगे? 1 से लेकर 650 तक जो संख्याएं 7 से विभाजित है, तो 650 में भाग दे देंगे इसका 7 का। कितना आया? 2 गुना 7 63 होता है, बचा 20, तो 7 दूनी 14, 92। ऐसी संख्या कितनी है? 92 है। लेकिन आपको चाहिए कहाँ से? 500 से 650 तक। तो 1 से लेकर 499 में निकाल लेंगे और उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे 7 से, कितना आएगा? 7 7 49 और 1 71 है। यानी यहाँ टोटल तो है 92 और 499 तक कितनी है? 71 है। तो आपको चाहिए कहाँ से? 500 से 650, तो इसमें माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 21। तो यानी 21 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाजित है। तो ये आपके पास में यहाँ से रिजल्ट आ गया। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो कॉमन है, जो 3 से भी विभाजित है, 7 से विभाजित है। जैसे 3 व 7 का एलसीएम कितना था? 21। तो 21 है, वो 3 से भी डिविजिबल है, 7 से भी है। फिर 42 है, फिर 63 है। ऐसी संख्याएं जो 3 व 7 का जो एलसीएम है उसकी मल्टीपल है, वो सभी क्या है? इसमें भी काउंट हो गई, इसमें भी काउंट होगी। तो फिर क्या करेंगे? वो आपको माइनस करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए तरीका क्या है? 3 और 7 का एलसीएम ले लो, कितना है? 21। तो अब क्या करेंगे? 1 से लेकर 650 तक संख्याएं ऐसी कितनी है जो 21 से विभाजित है? 1 से 650 तक डिवाइड कर देंगे किससे? 21 से। तो कितना आया? 21 गुणा 3 कितना होता है? 63। फिर 20 में भाग जाएगा नहीं, तो 30। यानी 1 से 650 तक टोटल 30 संख्याएं ऐसी हैं जो 21 से विभाजित है। आपको चाहिए कहाँ तक? 500 से 650, तो वही है 1 से 499। तो 499 में भाग दे दें किससे? 21 से। तो कितना आएगा? 21 गुणा 2 42, तो 79 है। तो 21 गुणा 30 23 आ जाएगा। तो यहाँ तक टोटल कितनी है? 30 है। ये कितनी है? 23 है। डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस कितने का? 7 का। तो 7 संख्याएं ऐसी हैं जो कॉमन है, जो दोनों में शामिल है। यानी 7 संख्याएं ऐसी हैं जो दोनों के अंदर शामिल हो गई है। 7 संख्याएं दोनों के अंदर शामिल हो गई है। तो यहाँ से आया 50, यहाँ से आया 21, टोटल कितना होगा? 71, 71। लेकिन इसके अंदर 7 संख्याएं ऐसी हैं जिनका 2 बार प्रयोग हो गया, तो वो 7 संख्याएं माइनस कर देंगे। इसमें से कितना आ जाएगा? 64। तो वो संख्याएं कितनी होगी? 64 हो गई है। तो अब यहां से बोल सकते हैं कि 500 से लेकर 650 तक टोटल 64 संख्याएं ऐसी है जो 3 या 7 से विभाजित हैं। आपको क्या चाहिए? जो विभाजित नहीं है। तो 500 से 650 तक टोटल संख्या कितनी है? 151। तो 151 में से जो डिविजिबल है वो माइनस कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा 7 और ये 8। यानी ये वो संख्याएं हैं जो इससे विभाजित नहीं है। यानी ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए 87। तो ए आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार इसको फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। 66 का है, चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की गई एक राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धनी, यानी 3 वर्ष का जो अमाउंट है वो आपको दे रखा है 7,800 और 5 वर्षों का जो अमाउंट है मिश्र धन है वो 11,232 रुपये है। रेट आपसे पूछी है। माना वो राशि क्या है? जैसे प्रिंसिपल पी है और रेट आपको दे नहीं रखी है। ये हमारे पास में क्या होता है? फॉर्मूला होता है। और 3 सालों का कितना हो जाएगा? ये 7,800। सबसे पहले 5 साल का निकाल लेते हैं। जैसे 5 साल का अमाउंट कितना है? 11,232। अब हम बात करते हैं 3 साल का। P + 1/R + 100 कितने साल का? 3 साल का। यहाँ पर कितना दे रखा है? 7,800। यही तो है। अगर वो मूलधन अगर P है, रेट अगर आपकी R है, तो आपका जो अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है, ये अमाउंट का फॉर्मूला हो गया। और क्या करेंगे? इसको दोनों को डिवाइड कर देंगे।
दोनों क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये पावर 3 है, यहाँ पर कितने पावर 5 है, तो ऊपर कितना बचेगा, पावर 2 बचेगी। इसकी पावर कितनी बचेगी, इसकी पावर 2 ही बचेगी, क्योंकि कैंसिल हो जाएंगी। ऊपर 5 है, नीचे 3 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। 5 - 3 कितना होता है, 2 होता है। अब यहाँ से इसको हम सोल्व करेंगे। ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, देखो ये स्क्वायर में है तो यानी इसको रूट की फॉर्म में बदलना है। इसको किस में बदलना है, रूट की फॉर्म में। तो किससे डिवाइड होगा ये, अच्छा पी से पी कैंसिल भी हो जाएगा। ये पी इधर भी था, ये पी इधर भी था, ये पी भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करते हैं 13 से। 13 गुणा 6, ये 600। 13 से करेंगे तो 13 × 8 104, 8 बचा 83, 13 × 6 78 और 13 × 4 52 है। 6 से करेंगे तो ये 100 और ये 6 से जाएगा क्या, 6 से करेंगे तो 6 × 6 26, 6 × 4 24, 84 44 144 होगा, ये होगा 100 होगा। ये किसका मान है, 1 + r/100 की पावर 2 का। 144 बट्टे ये आ गया 144/100 है। अब आपको पता है यहाँ पर पावर कितनी, 2। इसकी पावर जब हटाएंगे तो इधर क्या लग जाता है, इसकी पावर जब 2 हटाएंगे तो इधर लग जाता है रूट। तो ये कितना आ जाएगा 12 तो यहाँ से आप इसका मान लिख सकते हैं 1 + r/100 का मान हो जाएगा 12/10। क्यों, क्योंकि 144 किसका है, रूट में होता है 12 का और ये होता है 10 का। ये 1 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 12/10 -1 इधर r/100 तो ये हो जाएगा 10/2। एलसीएम क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे। 12 में से 10 माइनस करेंगे 2 बचेगा तो 1/5 और इधर r/100 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ से रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। क्या हो जाएगा इसमें, 20% हो जाएगा। बाकी जैसे मैं आपको समझाने के लिए ये सब चीज़ें लिख रहा हूँ, अगर ऐसे जब प्रश्न आते हैं ना तो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। ये कितना है, 3 वर्ष है, ये कितना है, 5 वर्ष है, डिफरेंस कितने का, 2 का है। तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, इस वाली संख्या को ऐसे लिखोगे, आपको ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। डिफरेंस कितने का, 2 का है, तो 11,232/7800 और डिफरेंस कितना है, 2 का, तो इसका रूट लगा दो। बस इसको आपको सिंपली सोल्व करना है। इसको काटोगे तो आपके पास में कितना आता है, 144/100। इसको काटोगे तो कितना आता है, 12/10। 2 से काटोगे तो 6/5 और 6/5 यानी 1/5 होता है। तो कितना आ जाएगा, 20%। 67 का है, 23 मीटर लंबा एक खंबा है, एक खिड़की जो गली के एक तरफ भूतल से 3√5 मीटर ऊपर स्थित है और तक पहुंचता है। खंबे के नीचे का पॉइंट समान बिंदु पर रखते हुए गली के दूसरी ओर 4√15 मीटर ऊपर स्थित खिड़की तक पहुंचने के लिए घुमाया जाता है। सड़क की चौड़ाई कितनी है। देखो सबसे पहले आप प्रश्न को समझो। क्या बोला है, ये पोल है वो 23 मीटर लंबा है, एक खिड़की दे रखी है, ये खिड़की है और इस खिड़की का मान कितना है, 3√5 है। ये एक भूतल है, ठीक है। ये खिड़की दे रखी है, जमीन से कितनी है, 3 यहाँ पर खिड़की है, ये है खिड़की आपकी। ये जो खिड़की है ये जमीन से इतनी दूरी पर है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि एक 23 मीटर लंबा खंबा है जो यहाँ से ये यहाँ पर पहुँच रहा है। ये 23 मीटर लंबा खंबा है, ये खंबा पोल है, ठीक है। और इसको ये खिड़की तक पहुँच रहा है, यानी खिड़की के इस पॉइंट तक ये 23 मीटर लंबा खंबा पहुँच रहा है। और ये खिड़की क्या है, जमीन से 3√5 दूरी पर है। फिर आगे बोल रहा है खंबे का जो पाद नीचे वाला है इसको समान बिंदु से, यानी यहीं पर रखते हुए समान बिंदु से गली के दूसरी ओर घुमाया जाता है। यानी पहले इधर था, ये पहले क्या था, इस डायरेक्शन में था। अब क्या कि इसको यहीं पर रखेंगे और इस डायरेक्शन में घुमा देंगे, यानी इसको गली पे उल्टी साइड में इसको कर देंगे। और यहां पर जो खिड़की है वो कितनी है, 4√15 मीटर ऊपर स्थित है। ये वाली जो खिड़की है वो 4√15 मीटर ऊपर स्थित है और ये यहां तक पहुंच गया है। सड़क की चौड़ाई याद कीजिए, सड़क की चौड़ाई कौन सी है, देखो ये यहां से यहां पर खिड़की और इधर से इस पॉइंट से लेकर खिड़की, यानी आपको सड़क की चौड़ाई का मतलब है ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, ये वाली डिस्टेंस ये पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे तो इसमें ये 23 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 23 मीटर हो जाएगा। क्योंकि ये वाला जो पोल है ये तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ये क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो अब क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। आपको ये वाला निकालना ना, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे इसके अंदर। तो ये कितना हो जाएगा, 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529, इसमें से माइनस कर देंगे हम 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणा 5 45, तो ये माइनस करते कितना बचता है 4, 484 यानी 22, इसका मान कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, इसमें से माइनस कर देंगे ये 4 का स्क्वायर
16 और 16 गुना 5 कितना होता है 240। 16 गुना 5 कितना होता है 225 और 240 सही है। तो यहाँ से फिर कितना आएगा, इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 300। अच्छा 529 में से माइनस करना है 240 है, तो ये कितना आएगा इसमें 289। 9 12 529 सही है, 289 आएगा। और ये किसका होता है 17 का होता है। ये किसका होता है 17 का। आपसे ये डिस्टेंस पूछी थी तो 22 + 17 कितना हो जाएगा 39 39। तो ये जो सड़क की चौड़ाई है वो कितने आ जाएगी 39 मीटर में, क्या मीटर में आ जाएगी। आगे 68 का, ए बी और सी ने साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। शुरू में ए ने 29,000 रुपये का निवेश किया, जबकि बी और सी रुपये 25,000 का निवेश किया। 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपये निकाल लिए। उसके 2 महीने बाद सी ने 12,000 रुपये और निवेश किए। वर्ष के अंत में 33,200 रुपये के लाभ में से सी का हिस्सा ज्ञात करें। सिंपल सा है, बस इसके अंदर क्या करना है, जैसे जैसे आपको बोल रहा है वैसे वैसे आपको इसमें चीज़ें लिखते जाना है। क्या बोल रहा है, ए बी सी ने एक व्यापार शुरू किया। ए ने 29,000 रुपये, तो ए ने है 29 के का मतलब 1000 है, 29,000 रुपये निवेश किए, जबकि बी और सी ने 25,000 रुपये निवेश किए। तो बी ने कितना किया 25 के और सी ने कितना किया 25 के। बी और सी ने 25,000 रुपये का निवेश किया। 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपये निकाल लिए। यानी ये जो अमाउंट है इसका ये 4 महीने तक लगा। 4 महीने के बाद में क्या किया उसने 3,000 रुपये निकाल लिए। 29 में से 3 निकाल लिए, बचा कितना 26, तो 26,000 रुपये। और कितने कब तक लगे 1 वर्ष तक, यानी 8 महीने तक ये लगा है। उसके 2 महीने बाद सी ने 12,000 रुपये और निवेश कर दिए। किसके 2 महीने बाद, यानी 4 महीने तो ये हो गए, इसमें 4 महीने की बात तो ये हो गई। उसके 2 महीने बाद में ये यानी 6 महीने की बात कर रहा है। तो ये वाला जो पैसा सी ने 6 महीने तक लगाया और 6 महीने बाद में क्या किया 12,000 रुपये और इन्वेस्ट कर दिए। 25 तो पहले थे, 12 और हो गए, कितने हो गए टोटल, कितने हो गए 25 और 12 37। तो 6 महीने तो ये हो गए, 6 महीने के लिए ये लगेगा इसमें। बी के अमाउंट में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब बी ने ये पैसा कितने दिन के लिए किया 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। अब आपको जो सिंपली बस सोल्व करना है इसके अंदर, तो कितना हो जाएगा 29 गुणा 4 कितना हो जाएगा 116 और 26 गुणा 8 कितना हो जाएगा 8 से 48 बचेगा कितना 4 16 16 4 20, तो हो जाएगा ये 324। यहाँ से कितना आया 324, इसका सम ये यहाँ से कितना आ जाएगा, ये इसको ऐसे कैसे लिख देता हूँ मैं 25 गुणा 12, क्योंकि इसमें तो लास्ट में हमें काटना ही पड़ेगा, ये रेशियो बनाना पड़ेगा। इधर से कितना हो जाएगा 25 गुणा 6 कितना होता है 150 और 37 गुणा 6 कितना होता है 7 की 42 4 22, तो ये हो जाएगा 372, ये 372 है। ए और बी और सी का जो रेशियो आपके पास में इन्वेस्टमेंट का है ये आपके पास में रेशियो आ गया है। अब क्या करना है, इसमें जो जो वैल्यू कटती है उसको काट दो। 12 से काटेंगे, इसमें देखें 12 से 36 जी कट जाएगा, 12 से ये 12 दूनी 24, तो ये कट जाएगा 12 से, यहाँ 12 से काटेंगे 12 तिया 36 और ये क्या आ जाएगा 12 से काटोगे तो 12 गुना 2 24 बचा कितना 8, 12 संती 84, ये 27। आगे कटता है क्या, आगे फिर ये कटेगा नहीं है। तो यानी ए का जो मान आपके पास में आ गया कितना आ गया 27 आ गया, बी का मान जो आ गया वो आ गया 25 आ गया, सी का कितना आ गया 31 आ गया। ये तीनों की वैल्यू आपके पास में आ गई है, ए की वैल्यू आ गई, ये बी की और सी की वैल्यू आपके पास में आ गई है। यानी इनका जो प्रॉफिट होगा वो इस रेशियो में होगा, इनका जो प्रॉफिट होगा वो इस रेशियो में होगा। आपसे क्या पूछा सी का हिस्सा, सी का हिस्सा कितना 31 है। अगर टोटल अमाउंट अगर मान लीजिए यहाँ से टोटल कितना होगा, इसको जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 6 7 13 बचा कितना 1 83। अगर टोटल अगर 83 है तो इसका अमाउंट कितना है 31/83। अगर टोटल प्रॉफिट अगर 83 है तो सी का हिस्सा कितना 31, और हमारे पास में टोटल प्रॉफिट है कितना 33,200। टोटल प्रॉफिट कितना है 33,200। तो अब इसमें निकाल लेंगे, इसमें किससे काटेंगे इसको 4 से, ये 400 आ जाएगा। तो 12 और 832 एक 33 सही है 4 से, तो 0 और 0 4 12,400। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 69 का है, यदि 4x + 2y का क्यूब प्लस 4x - 2y का क्यूब बराबर दे रखा है तो इसका मान आप याद करें। देखिए इसको ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं, देखिए ये वैल्यू किसकी है a की, ये वैल्यू किसके b है, तो यानी a + b का होल क्यूब दे रखा आपको, फिर उसके बाद में दे रखा है a - b का होल क्यूब। इसको ऐसे सोल्व करेंगे,
इसको मान लेते हैं पहले वाले को a, दूसरे वाले को b, तो a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। सबसे पहले इसको हम सोल्व करेंगे। ये कितना होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करते हैं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। यह आपको याद ही करने पड़ेंगे फॉर्मूले। तो ये b वाला माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। आपके पास में बचेगा कितना, a क्यूब तो हो जाएगा 2a क्यूब बचेगा इधर, और फिर ये बचेगा प्लस 6ab स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा 2a क्यूब प्लस 6ab का स्क्वायर। यानी आपके पास में जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा ये। और हमने यहाँ पर a की वैल्यू क्या रखी थी, a बराबर कितना है 4x है और b बराबर कितना है 2y है। तो अब यहाँ पर रख देते हैं a बराबर कितना है 4x है, तो 4x का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब कितना होगा 64, और 64 गुना करें 2 से तो 128। तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा 128x क्यूब प्लस, यहाँ से हमने a का मान कितना माना था 4x है और b का मान कितना माना था 2y, और b स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 गुना 6 96, तो ये हो जाएगा 96xy स्क्वायर। तो आपके पास में जो रिजल्ट आएगा वो ये आ जाएगा, आपके पास में जो रिजल्ट आएगा वो ये आ जाएगा। यानी जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास में रिजल्ट ये आ जाएगा। और इसका मान आपको किसका दे रखा है 16ax क्यूब प्लस bxy स्क्वायर। यानी इस वाली फॉर्म को आपको इस फॉर्म में दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 16 क्या दे रखा है, कॉमन दे रखा है, इसमें दे रखा है 16 कॉमन दे रखा है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे 16 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से मैं 16 कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ से 16 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा कितना, यहाँ 16 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर कितना था 16 गुना 6 और 16 गुना 8 कितना होता है 128। तो जब हम 16 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 8x क्यूब प्लस 6xy है। अब आप देखिए ये x क्यूब है, x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 8। तो यानी a बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा, यहाँ से ये वाली कैंसिल हो जाएगी, b बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आपके पास में आ गई है। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है इसमें 1/2 अंडर रूट a स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस b स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 कितना होता है 100, और ये कितना आ जाएगा 10 यानी 5। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट था। क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है इसको सबसे पहले या तो आपको याद ही रखो, ये चीज़ें तो डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं जब पढ़ाते हैं तब लिखाते हैं। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अलजेब्रा तो उसमें आपको बता दूंगा ऐसे बहुत सारे रिजल्ट होते हैं, रिजल्ट ऐसे बहुत सारे होते हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखने चाहिए। तो आपको ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, आप इसको मेंटली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 70 का है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 108, 124 और 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल बचते हों। 108 है, 124 है और 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल बचते हों। बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है, वो एच से पूछ रहा है आपसे। जब भी ऐसे प्रश्न में आपसे पूछा जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, इसका मतलब एच से पूछ रहा है। अगर पूछा जाए छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब एलसीएम पूछ रहा है। और आप एचसीएफ निकालते कैसे हैं, एचसीएफ निकालने का तरीका ये होता है, जैसे मान लें आपसे मैं पूछूं कि जैसे 848 है, 532 है, ऐसे कोई संख्या दे रखी है, उसका एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, उसका एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है कि आप क्या करें, उनका अंतर निकालें, उन संख्याओं का क्या निकालें, अंतर निकालें। अंतर एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, या तो अंतर होगा या फिर अंतर का कोई फैक्टर होगा। ये अभी तो पर्सन सोल्व करवा रहा हूँ, वैसे बता देता हूँ, लेकिन जब पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि एचसीएफ के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है आप डिफरेंस निकालिए। तो उसका जो एचसीएफ या तो डिफरेंस होगा या फिर डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। तो हमेशा इसको ऐसे ही करते हैं, जो बेस्ट तरीका है इसका वो यही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका आपको एचसीएफ निकालना है और इनका शेषफल क्या है, समान है। तो शेषफल समान है तो क्या करेंगे, उस शेषफल को घटा देंगे। कहने का मतलब ये है कि 108 में आप किसी संख्या का भाग दो, फिर वहां पर शेषफल बचता है, तो माना वो शेषफल क्या है, आर है, तो वो संख्या कितनी बचेगी, 108 माइनस आर, यानी शेषफल को आपने माइनस कर दिया। अब ये जो संख्या है वो अब पूर्णतः डिविजिबल है। यहां पर भी शेषफल कितना है, आर, क्योंकि समान शेषफल बचता है, तो 124 माइनस आर, इसका मतलब वो संख्या क्या है, ये संख्या पूर्णतः डिविजिबल है। ठीक है, यहां पर शेषफल कितना बचा, आर, तो 156 माइनस आर, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो तीनों संख्याएं हैं ये उस संख्या से पूर्णतः डिविजिबल है। किस संख्या से, जो आपसे पूछ रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या। यानी ये जो संख्या है
अब ये पूर्णतः डिविजिबल है, क्योंकि जो बच रहा था ना उसको आपने माइनस कर दिया। अब आपको क्या करना है, इन तीनों का आपको एचसीएफ निकालना है। आपको इस संख्या का, इस संख्या का, इस संख्या का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। सबसे बेस्ट तरीका इसमें यह है कि आप इन संख्याओं को माइनस कर दो, इनका अंतर निकाल लो। इनका अंतर निकालोगे, जब आप माइनस करोगे 124 माइनस आर में से 108 माइनस आर करोगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा। इसका डिफरेंस कितना का बचेगा, इसका डिफरेंस बचेगा 16 का। अगर मैं चाहता तो इस पर्सन को ऐसे ना लिखने के बजाय मैं आपको डायरेक्ट यहां पर माइनस करके बता देता। मैं यहां पर डायरेक्ट आपको बता देता कि 108 में से माइनस कर दो 124 में माइनस कर दो ये, और इन तीनों को माइनस करके इनका एचसीएफ निकाल लो। अगर हम चाहते तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन ये होता क्यों वो मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। चाहता तो इसको यहां पर डायरेक्ट माइनस कर देता इसको, और माइनस करके एचसीएफ निकाल लेते, लेकिन होता क्यों वो आपको मैं बता रहा हूं। तो यहां से अंतर कितने का आएगा, 16 का आएगा। फिर आप इसको इसमें माइनस करोगे, 156 में से माइनस करोगे 8, ये आर से आर तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस करोगे ना तो साइन चेंज हो जाएगा। तो इतना कितना आएगा 48, और फिर इन दोनों को माइनस करो कितना आएगा, 24 दूनी 48, 24 और ये 32, कितना आएगा ये 6, 156 सही है। तो ये अब तीनों ये क्या आ गए, डिफरेंस आ गए, तीनों डिफरेंस आ गए। अब आप क्या करना है, इसका एचसीएफ निकाल लो। मैंने क्या बताया था, या तो डिफरेंस होगा या फिर डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। तो इनका 16, 32, 48 का एचसीएफ कितना होता है, 16 होता है, 16 होता है। तो वो संख्या क्या है, 16 है, 16 है। यह आपको समझाने के लिए बता रहा था। बाकी अगर आपको ऐसे करने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करो, इसमें डायरेक्ट है ना, ये जो 108 आपको दे रखा है, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 108, 124 और 156 का आप अंतर निकालो, इसका अंतर निकालो, इसका अंतर निकालो, इसका अंतर निकालो, और उस डिफरेंस का आप एचसीएफ निकालो, वही आपका आंसर होगा। लेकिन ये होता क्यों वो बताने के लिए मैंने आपको ये सब किया है। 20 सेमी व्यास वाले एक वर्त का केंद्र है O, और टी वर्त के बाहर स्थित एक बिंदु है, और टी ए वर्त की एक स्पर्श रेखा है, OT बराबर 26 सेमी है। तो स्पर्श रेखा टी ए की लंबाई याद कीजिए। देखिए मैंने पूरा ज्योमेट्री पढ़ा दिया है, सर्किल भी पढ़ा दिया है, और अगर आप वो वीडियो देखते हो ना तो इन प्रश्नों को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी है। 20 सेमी क्या इसका व्यास है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। रेडियस कितनी हो जाएगी, 10 है। और O क्या इसका सेंटर है। टी है वर्त के बाहर एक स्थित बिंदु है, और टी ए क्या है, एक टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होती है ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और OT का मान कितना दे रखा है, OT, इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 26 दे रखी है। इस पर से का मान आपसे पूछा है। अगर आपने वीडियो देखा है, अगर वीडियो देखते हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, रेडियस है वो टेंजेंट पे हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री। क्या बन गया, पाइथागोरस बन गया। अब ये अगर 26 है, ये अगर 10 है, तो ये ओब्वियसली कितना होगा, ये 24 होगा। पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है। क्यों होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट मैंने बताए थे। ये देखो 5, 12 और 13, ये क्या है, 13 का 2 गुना दे रखा 26, तो ये 12 का 2 गुना होगा, ये भी 5 का 2 गुना होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा इसका। आगे क्या है, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। अब वो एक व्यंजक दे रखा है, एक्सप्रेशन है, इसका मान आपसे पूछा है। देखिए मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या दे रखा है। इसमें पैटर्न लगेगा। पैटर्न क्या, जैसे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ठीक है। और अगर मान लीजिए a प्लस b प्लस c बराबर 0 है, पहले मेरी बात सुनिए। आपको कोई संख्या दे रखी है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब। अगर a प्लस b प्लस c बराबर 0 है तो इनका मान हमेशा कितना होता है, इसका मान होता है हमेशा 3a इंटू बी इंटू सी। ये चीज़ आप याद रखो। अगर a प्लस b प्लस c की अगर सम उनका 0 है तो इस वाली एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होती है वो होती है 3a इंटू बी इंटू सी होती है। आप ये चेक कीजिए कि इनका जो सम है वो देखिए, ये जो सम है इनका वो 0 होता नहीं होता। पहले कितना है, a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, ये पहले वाले की वैल्यू है। दूसरे वाले की वैल्यू कितनी है, ये 64 है, तो 4 का क्यूब होता है, इसको अंदर लेकर जाएंगे तो अंदर कितना आ जाएगा, 4b स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर। ये दूसरे की वैल्यू है। तीसरे की वैल्यू कितनी है, 16c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखिए इसके अंदर इसको जोड़ दो आप, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का, ये माइनस का है, ये माइनस का है, प्लस का। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अगर आप इसकी वैल्यू अगर मान लीजिए पूरे की x मानते हो, इसकी y मानते हो, इसकी z मानते हो, तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, 0 है। और ऊपर क्या है, क्यूब है। तो इसका मतलब अगर ये 0 है तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, 3a इंटू बी इंटू सी होता है, 3a इंटू बी इंटू सी होता है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ इसमें
तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट आएगा, ऊपर वाले का जो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा वो आएगा 3, और a का मान कितना है यहाँ पर, यानी a² माइनस 4b², यानी हम इसको x y z मान दे देते हैं, और जो b का मान होगा कितना होगा 4b² माइनस 16c², और c वाला कितना हो जाएगा इसके अंदर, c वाला हो जाएगा इसमें 16c² माइनस a²। ये ऊपर वाले का रिजल्ट होगा। ऐसे क्या नीचे वाला है, इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, इसको मान लीजिए z, x³ प्लस y³ प्लस z³ चेक कीजिए कि x प्लस y प्लस z बराबर 0 है या नहीं है। तो देखो a यहाँ पर है, a यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ से ये भी वही पैटर्न बन रहा है, इसमें भी क्या है वही पैटर्न बन रहा है। तो इसका रिजल्ट भी क्या होगा, इसका रिजल्ट भी वही होगा, यानी 3, और यहाँ पर किस a माइनस 2b है, अंदर कितना है 2b माइनस 4c है, और फिर कितना है 4c माइनस a है, यानी ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट होगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब आप एक चीज उसमें और देखना, ऊपर वाली फॉर्म है वो स्क्वायर की फॉर्म है, जैसे x² माइनस y², तो क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई x माइनस वाई। तो a² माइनस, ये आपको ऊपर दे रखा है a² माइनस 4b², तो आप इसको लिख सकते हैं a प्लस 2b और a माइनस 2b आप इसको लिख सकते हैं, यानी x² माइनस y² की फॉर्म बन गई है। तो जब आप इसको, और नीचे क्या है, ये वाली फॉर्म x² माइनस y² वाली है, तो आप इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई है, और ये नीचे वाले से कैंसिल हो जाएंगे, यानी इधर से 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसको आप मिटा सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2b इंटू a माइनस 2b, आप इसको लिख सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2b प्लस 4c, और इसको आप लिख सकते हैं 2b माइनस 4c, फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं 4c माइनस a, और इसको आप लिख सकते हैं 4c प्लस a, यानी ऊपर वाले एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं। और जब आप नीचे वाले इसको लिखोगे, नीचे इसको लिखोगे, तो इससे कैंसिल हो जाएंगे, यानी a माइनस 2b से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और 2b माइनस 4c से ये कैंसिल हो जाएगा, 4c माइनस c से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास में प्लस वाली वैल्यू बचेंगी, आपके पास में क्या बचेगा, आपके पास में बचेगा a प्लस 2b। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन मैं आपको पूरा सोल्व करके इसमें बता रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा। इसमें 2b प्लस 4c और बचेगा 4c प्लस a, यानी ये आपके पास में रिजल्ट आ गया। ये तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, बाकी आप डायरेक्ट याद रखो। ये जो एक्सप्रेशन आते हैं ना, डायरेक्ट आप उनका रिजल्ट याद रख सकते हैं, ये इनके डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाए जाते हैं। तो इसमें क्या है, यानी इसका 2 कॉमन ले लिया, इसका 2 क्या कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा b प्लस 2c, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। इसमें a प्लस 2b सही है, और b प्लस 2c सही है, और 4c प्लस a सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट होगा। आगे 73 का आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, क्या दे रखा है 8√3 है, और साइन 30 डिग्री। बताओ साइन 30 डिग्री मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री मान होता है 1/2, टेन 60 डिग्री मान कितना होता है √3, माइनस कोस 0 डिग्री मान कितना होता है 1 होता है, और साइन 45 डिग्री मान होता है 1/√2 उसका स्क्वायर 1/2 प्लस 2, कोस 30 डिग्री मान कितना होता है √3/2 उसका स्क्वायर करोगे 3/4। ये वाला इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, तो इसमें 2 से काटोगे तो आ जाएगा 4 √3 है, √3 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो 4 × 12 माइनस 3 प्लस है 3/2 है, प्लस है, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 3/2 है, 3/2 है, 3/2 दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 3, ये प्लस का 3 है, माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 12 12 है। 74 का एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई दे रखी है। देखिए आप इसको क्या दे रखा है, एक स्क्वायर है, ठीक है, और इस स्क्वायर के चारों ओर क्या है, एक रास्ता है W चौड़ाई का, ये सीधा नहीं बना है, आप समझ जाना इसको, यानी W की वैल्यू कितनी है 4.5 है, और इसका एरिया कितना है 105.75 वर्ग मीटर है। यानी इस रास्ते वाले की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है इस पोर्शन की, यानी ये जो रास्ता है ये क्या है ए साइड का एक स्क्वायर है, तो इसकी ये साइड भी कितनी होगी ए होगी, क्योंकि स्क्वायर की चारों भुजा क्या होती है बराबर होती है, इसके चारों ओर W चौड़ाई का एक रास्ता है, तो इस रास्ते का एरिया आपको कितना दे रखा है 105.75 वर्ग मीटर। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये रास्ते का एरिया कैसे निकालेंगे, देखो ये डिस्टेंस कितनी है a, ये कितनी है W, ये कितनी है W है, तो टोटल कितनी हो जाएगी a प्लस 2W हो जाएगी, कोई दिक्कत इसमें। और मैं इस बाहर वाले वर्ग में से ये अंदर वाला वर्ग माइनस कर देता हूं, तो आपके पास में ये पोर्शन बचेगा,
आपके पास में ये वाला पोर्शन बचेगा, कोई दिक्कत है इसमें? तो हम क्या कर सकते हैं, a प्लस 2w यानी बाहर वाले स्क्वायर में से अंदर वाले स्क्वायर का माइनस कर देंगे तो आपके पास में ये रिजल्ट आपके पास में आ जाएगा। हालांकि ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है। जैसे आप आयत में पढ़ते हैं ना, एक आयत के चारों ओर w चौड़ाई का रास्ता होता है, तो उसको कैसे निकालते हैं? तो वहां पर क्या लंबाई चौड़ाई होती है, यहाँ पर चारों भुजा बराबर है तो l प्लस बराबर b हो जाएगा, तो यहाँ तो और भी जी हो जाएगा ये, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ इसमें। अब आप इसको ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 4, अच्छा इसको w का मान कितना है, 4/5 है, तो 2w का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आपको दे रखा है w का मान कितना है, 4/5, 2w कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18a माइनस a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना आपके पास में, बचा इसमें इधर बचा 105.75 बराबर है 81 प्लस 18a, ये आपके पास में बचा है। ये 81 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा कितना, ये बचेगा 24 पॉइंट बराबर है 18a। तो यानी यहाँ से आपके पास में a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आपके पास में आ गई 24.75/18। ये a की वैल्यू आपके पास में आ गई है। कितनी आएगी, इतनी आएगी क्या, देखते हैं इसमें 5 और 10 105 सही है, 24.75/18 ये किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई है। 100 रुपये प्रति मीटर की दर से रास्ते पर बाड़ लगाने का वे कितना होगा, यानी ये जो स्क्वायर है और इसके इधर बार क्या है, एक रास्ता है, तो आपको इस पर बाड़ लगानी है। तो बाड़ कहाँ पर लगाओगे आप तो आपके इसके अंदर जो बाड़ लगाओगे वो यहाँ पर लगाओगे, इस वाले पोर्शन पे आप क्या लगाओगे, बाड़ इसमें लगाओगे। आप इसको और सिंपली सॉल्व भी कर सकते हो, 9 से काटो इसको, 9 से काटोगे तो आ जाएगा 2, 9 से काटोगे तो 9 दूनी 18, बचा कितना 6, तो 9 संता 63, 9 गुणा 5 45, यानी 2.75/2 आ जाएगा इसका मान, यानी a का मान आपके पास में ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, रास्ते के चारों तरफ बाड़ वो लगाना है, इधर क्या लगानी है, बाड़ लगानी है। बाड़ कहाँ लगाई जाती है, बाउंड्री पर लगाई जाती है। परिमाप की बात कर रहा है, इसका परिमाप कितना होता है, 4 गुना भुजा, तो आपके पास 4a की वैल्यू चाहिए। a बराबर कितना है, इतना है, तो 4a कितना हो जाएगा, 4a बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुना 2.75/2 है, काटोगे 2 और कितना हो जाएगा, ये 5.5 हो जाएगा। यानी इसका जो परिमाप है कितना हो जाएगा, 5.5 है। और आपको दे रखा है कि 100 रुपये प्रति मीटर है, 100 रुपये प्रति मीटर इसका क्या खर्चा है। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 5.5 के गुणा कर देंगे किससे, 100 से कर देंगे तो 550 रुपये आपका इसमें क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा 550। टोटल एक्सपेंडिचर ये हो जाएगा इसमें। लास्ट प्रश्न है 75 का है, इसमें क्या दे रखा है, केंद्र O वाले एक वृत्त में जीवाएं हैं PR और QS, आगे बढ़ाए जाने पर बिंदु T पर मिलती है। PQ क्या है, वृत्त का व्यास है। ये PQ क्या है, वृत्त का व्यास। मैं आपको ये सर्किल तो ज्योमेट्री वाला मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है तो आप एक बार देख सकते हैं जाकर वो। PQ क्या है, वृत्त का व्यास है, और PR क्या है और QS क्या है, ये PR है, QS क्या है, दोनों क्या है, जीवाएं है, और आगे बढ़ाने पर T पे मिलती है। यानी इसको आगे एक्सटेंड कर दिया गया यहाँ पर, इसको आगे बढ़ाने पर ये T पर मिलती है। तो इसको जैसे मैं एक बार इसको आगे बढ़ा देता हूँ, फिर ये इस तरह ऐसे इसको आगे बढ़ा देते हैं। इसको ऐसे आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये क्या है, PR है, और ये क्या है, QS है। ये डायग्राम सही नहीं बना इसमें, एक बार मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ दोबारा। तो यहां से जैसे ये क्या है, PQ क्या है, इसका व्यास है, तो ये यहां से इसको ऐसे और ये इधर ऐसे, तो ये यहां पर इस पॉइंट पे ये मिलती है। तो PR क्या है, एक जीवा है, QS क्या है, एक जीवा है, और इसको आगे बढ़ाने पे पॉइंट T पर ये इंटरसेक्ट करते हैं। तो ROS आपको दे रखा है, O क्या है, इसका केंद्र है, तो ROS इसका मान कितना है, 42 डिग्री है। तो आपसे पूछा PTQ, आपसे ये वाली वैल्यू पूछिए, आपसे ये वाले मान दे रखा 42 दे रखा है, तो आपसे ये वाली वैल्यू पूछिए, आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ये क्या है, केंद्र है, ये क्या परिधि स्थित बिंदु, ये क्या रेडियस, और ये भी क्या होगी, रेडियस होगी। ये क्या है, रेडियस, और ये भी क्या होगी, रेडियस होगी। और ये क्या बन गए, समद्विबाहु त्रिभुज बन गए। और अगर किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर तो दोनों कोण बराबर, यानी इसके सामने का एंगल अगर थीटा है तो इसके सामने का एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा।
ये रेडियस है, इसके सामने का एंगल x है, तो इसके सामने का एंगल भी कितना होगा, x होगा। कोई दिक्कत इसमें? ये वाला एंगल मान लीजिए t है, तो इसका मतलब क्या है, पी क्यू टी क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहां से आप ये लिख सकते हैं, पी क्यू टी बन गया त्रिभुज, तो क्यू प्लस एक्स प्लस टी का मान कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहां से आप ये लिख सकते हैं, क्यू प्लस एक्स प्लस टी बराबर जो है 180 है। अब आप इसमें एक चीज और नोटिस करना है, इसमें जैसे ये एंगल कितना है, थीटा। सरल रेखा पे बना कोण कितना होता है, 180। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? ये एंगल कितना है, एक्स एक्स। ये वाला एंगल कितना बचेगा, अंदर वाला 180 माइनस एक्स, क्योंकि सरल रेखा पे बना कौन होता है, एक्स 180। तो एक्स माइनस कर देंगे तो 180 माइनस एक्स है, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा है। और आप ये नोटिस करो, आर ओ एस टी, ये क्या बन गया, आर ओ एस टी बन गया, चतुर्भुज बन गया। और इसके कोणों का जो सम होगा वो कितना होगा, 360 होगा। ये एंगल कितना है, 42 का, प्लस ये एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा, प्लस ये एंगल कितना है, टी, प्लस ये एंगल कितना है, नीचे वाला इधर वाला 180 माइनस एक्स। और चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो 180 वाला है तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें बचेगा कितना, 42 प्लस टी, और ये माइनस का क्यू है और एक्स इधर आएगा। तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू आई, क्यू प्लस एक्स बराबर है 42 प्लस टी। क्यू प्लस एक्स बराबर आ जाएगा 42 प्लस टी। तो क्यू प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा मैं, 42 प्लस टी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, टी प्लस टी हो जाएगा 2t, और बराबर हो जाएगा 180 में से माइनस कर देंगे 42, तो कितना आ जाएगा, 138। 180 में से माइनस कर दूंगा 42, 138 है। 2t बराबर है, t बराबर कितना हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 69। कितना आएगा, 69 आएगा क्या, देखते हैं इसमें कितना आएगा। हाँ 69 आ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 69। ये इसका आंसर हो गया। और ऐसे जो प्रश्न बनते हैं उसका डायरेक्ट तरीका ये होता है कि जब भी आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है 42, ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है, 42 है। ये वाला अगर एंगल आपसे पूछता है तो इसको आप निकाल सकते हैं, 90 माइनस इस वाले एंगल का हाफ कर दो, 42 का हाफ कर दो, कितना आता है, 90 माइनस 42 का हाफ कितना होगा, 21। तो 90 में से माइनस कर देंगे 21, कितना आता है, 69। तो ये सब आपको निकालने की जरूरत भी नहीं है, हालांकि मैं आपको समझाने के लिए सब पूरा ऐसे बताया था। बाकी इस प्रश्न का डायरेक्ट ट्रिक होता है 90 माइनस ये जो एंगल होता है उसका हाफ, 90 माइनस थीटा बाई 2। तो ये टोटल आपके प्रश्न हो गए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।